कैसा ये इश्क है। आइलैंड। फलक अनिरुद्ध को ढूंढते हुए अंदर चली गई थी। जंगल में अंधेरा ही चुका था, हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। अंधेरे की वजह से ठीक से कहीं कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। फलक ने अपने फोन की लाइट ऑन करी और जंगल में बढ़ने लगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब फलक को एहसास हुआ था वो कुछ ज्यादा ही अंदर आ गई थी। फलक ने अपना सर पकड़ा और अपने चेहरे पे अपना हाथ रख लिया। वो अनिरुद्ध को ढूंढते हुए काफी अंदर आ गई थी। अब वापस जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था उसको। आइलैंड। अनिरुद्ध जब होटल में आया तो काफी देर गुजर चुकी थी। अनिरुद्ध धीरे से बोला, आप लोग सब बाहर क्या कर रहे हैं? अनिरुद्ध की बात पे एक स्टाफ मेंबर धीरे से बोला, आपकी वाइफ काफी देर पहले आपको ढूंढते हुए उस डायरेक्शन में गई थी, अभी तक नहीं लौटी। स्टाफ की बात पे अनिरुद्ध हैरान रहते हुए बोला, क्या? आपका दिमाग भी सही है? कहना क्या चाहते हैं आप? मेरी बीवी इस अंधेरी रात में जंगल में चली गई और आपके उसको रोकने तक की कोशिश नहीं की? अनिरुद्ध की बात पे मैनेजर धीरे से बोला, सर माफ करिए, गलती आपकी भी है। आप सुबह से गायब हैं और मेम आपको तब से ढूंढ रही थी। एक फोन कॉल तो कर देते प्लीज। स्टाफ की बात पे अनिरुद्ध गुस्से से बोला, मैं आप में से किसी को अपना मैसेज देके गया था और जहां मैं था वहां नेटवर्क नहीं थे, इसलिए मैं किसी को कॉल नहीं कर पाया। और अब प्लीज ये सब बकवास करनी बंद कर दीजिए, मुझे मेरी बीवी यहीं चाहिए। इतना कह के अनिरुद्ध उस डायरेक्शन में चला गया था जहां से फलक गायब हुई थी। बारिश की वजह से चारों तरफ अंधेरा सा फैल चुका था। फलक डरते हुए एक पेड़ के नीचे बैठी थी। वो जंगल के अंदर आ चुकी थी जहां से जाने का रास्ता नहीं था। फलक अपना सर पेड़ से टिकाते हुए बैठी थी। उसकी आंखें अब भारी हो रही थीं और कुछ देर बाद वो बेहोश हो चुकी थी। शायद जंगल का माहौल वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसने शायद किसी पौधे को छू लिया था, इसलिए वो बेहोश हो चुकी थी। मुंबई, जन्नत विला। सामने रुद्राक्ष और हया बैठे थे और जेनी भी उनके बराबर में थी। पुष्कर की तीनों को घूरते हुए बोला, ये सब क्या चल रहा है इस घर में? पुष्कर की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, दादू मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर हया जेनी के यहाँ रहने में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे भी मैं अब तक इसका फैसला खुद ले चुका होता, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं मैं नानू की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं नहीं चाहता उनको कुछ भी बुरा लगे। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया का हाथ पकड़ लिया था। पुष्कर जी गहरी सांस लेके बोले, मुझे कभी नहीं पता था मेरे घर के बच्चे इस हद तक बेवकूफ बन जाएंगे जो अपने सोचने समझने की शक्ति ही खो देंगे। तुम 2 साल के बच्चे नहीं हो, ये सब बातें तो कोई बच्चा भी नहीं करता, और ये तो बहस या लड़ाई बनाने का मुद्दा ही नहीं है। पुष्कर जी की बात पे हया, जो अब तक खामोश थी, धीरे से बोली, आई एम सॉरी दादू, लेकिन मैं नहीं चाहती हमारा रिश्ता अरीना भाभी और ईशान भाई जैसा बन जाए, वो भी किसी तीसरे की वजह से। हया की बात पे रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से चीखा, हया बकवास बंद करो। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, सॉरी दादू, मैं जानती हूँ आपको मेरी बात बुरी लगेगी और मैंने गलत कहा भी है, लेकिन मैं अपने रिश्ते को लेके काफी पॉसेसिव हूँ और मैंने जेनी के चेहरे से देखा है वो रुद्राक्ष में इंटरेस्ट लेती है। हया की बात पूरी नहीं हुई थी जब रुद्राक्ष चिल्लाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो। तुम हया, दादू रियली इतनी घटिया सोच? मैं बचपन से आपके साथ रही हूँ, अगर मुझे रुद्राक्ष पसंद होता मैं ये बात कह देती उसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दादू। आप समझते क्यों नहीं दादू? और अगर इसको यही लगता है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं इस घर में अब एक पल नहीं रहूंगी। ये लड़की हमेशा से यही करती है, मैं उसकी सब बातें झेलती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ये अब मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाऊंगी और मैं सिर्फ खामोश रहूंगी। इतना कह के जेनी ने अपने नकली आंसू साफ करे थे। रुद्राक्ष को खुद कुछ समझ नहीं सा रहा था। पुष्कर शेखावत और वो दोनों ही खामोश बैठे थे। दोनों के चेहरे के रंग बदल रहे थे। आखिर दोनों करते भी क्या, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब क्या करना है? पुष्कर जी ने गहरी सांस ली और फिर सामने देखा। रुद्राक्ष भी उनके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन पुष्कर जी खामोश थे। रुद्राक्ष धीरे से बोला,
दादू, आप जो फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। आप अब प्लीज कहिए जो कहना है। रुद्राक्ष ने इतना कह के हया के देखा था जिसके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था। पुष्कर की ने अपनी छड़ी पटकी और धीरे से बोले, मैं नहीं जानता तुम तीनों के बीच क्या चल रहा है और तुम तीनों क्या चाहते हो, लेकिन मैं अपनी एक बहू को खो चुका हूं और मैं अपनी दूसरी बहू को नहीं खोना चाहता। और वैसे भी हया शेखावत परिवार को वारिस देने वाली है। हमारी बहू मां बनने वाली है और इस मौके पे उसको कोई तकलीफ हो, हम उसको कोई तकलीफ दें, ये हमारे परिवार के उसूलों के खिलाफ। शायद हया गलत हो, शायद वो सही हो, ये मैं नहीं जानता। लेकिन अगर जेनी के यहाँ से होने से उसको तकलीफ है तो जेनी, हम तुम्हारे लिए मुंबई के सबसे आलीशान फ्लैट खाली कराएंगे। तुम मुंबई के जिस भी घर पे हाथ रखकर उसको मांगना चाहोगी, हम वो उस वक्त ही तुम्हारे नाम कर देंगे। लेकिन माफ करना, जन्नत विला में अब तुम नहीं रह सकती। पुष्कर जी की बात पे हया और रुद्राक्ष दोनों ही हैरान रह गए थे। यहाँ तक कि जेनी का भी दिमाग खराब हो गया था। वो हैरानी से बोली, व्हाट? दादू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आई मीन नानू को अगर पता चला आपने मुझे। जेनी की बात के रुद्राक्ष आराम से बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो। अब दादू ने भी कह दिया है तो अपना सामान पैक कर लो। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर आ गए थे। पुष्कर शेखावत धीरे से बोले, मुझे माफ कर देना जेनी, लेकिन मैं मजबूर हूं। इतना कह के उन्होंने जेनी के सर पे हाथ रखा और वो भी चले गए थे। जेनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। आज उसको अजीब सी बेइज्जती का एहसास हो रहा था। शायद इतनी बेइज्जती उसकी कभी नहीं हुई थी जितनी की आज हुई थी। और उस बेइज्जती की वजह से जेनी का चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों में अलग सी शैतानी नाच रही थी। और उसने नफरत से दरवाजे के बाहर देखा था जहां से अभी हया गई थी। वो ये अच्छी तरह समझ गई थी जो भी होगा अब हया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था। आइलैंड। अनिरुद्ध फलक को आवाजें देते हुए जंगल के अंदर आ गया था, लेकिन अब उसकी कहीं से कहीं तक कोई नजर आ रहा था। वो पागल सा हो गया था। शायद उसने फलक के साथ अच्छा बिहेव नहीं करा था, इसलिए वो ये सब कर रही थी। अनिरुद्ध लगातार जंगल में फलक को आवाजें दे रहा था, लेकिन फलक गायब थी। और फिर आखिरकार उसको फलक के हल्के से पैर नजर आए थे। अनिरुद्ध पागलों की तरह फलक की तरफ दौड़ा था और फिर आखिरकार उसने फलक को देख लिया था, जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। अनिरुद्ध जल्दी से फलक के सामने आ गया था। अनिरुद्ध फलक के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, फलक आंखें खोलो, फलक जल्दी से आंखें खोलो। अनिरुद्ध ने फलक को गोद में उठाया और उसको गोद में लेकर होटल की तरफ बढ़ गया था। बारिश फिर से तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद अनिरुद्ध और फलक दोनों होटल के कमरे में थे। अनिरुद्ध बार बार फलक को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो फलक को उठा नहीं पा रहा था। अब आखिरकार उसने डॉक्टर को कॉल कर दिया था और थोड़ी देर बाद डॉक्टर उनके कमरे में था। फलक को चेक करने के बाद डॉक्टर धीरे से बोले, मैंने उनको इंजेक्शन दे दिया है। मैं यहीं होटल में ही हूँ। आपको इस होटल में सब तरह की सुख सुविधा मिलेगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। शायद किसी जहरीले पेड़ पौधों को छू लिया था। इन्होंने अभी थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी। कपड़े भीग चुके हैं, चेंज करवा देना। अब मैं चलता हूँ। इतना कह के डॉक्टर चला गया था। अनिरुद्ध फलक के चेहरे को चूमते हुए बोला, आई एम सो सॉरी। फलक, शायद मेरी गलती थी। मैंने ही तुम्हें ज्यादा सुना दिया था। इतना कह के अनिरुद्ध के फलक का चेहरा देखा था। तभी फलक धीरे से बोली, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था, मुझे माफ कर दो। फलक की आवाज पे अनिरुद्ध जल्दी से बोला, तुम जाग रही हो? फलक धीरे से उठते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी आंख खुली थी। जब तुम्हें खुद से माफी मांगते देखा तो मुझे कहा, अभी मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। इतना कह के फलक मुस्कुराने लगी थी। अनिरुद्ध धीरे फलक के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुमने मुझे डरा दिया था फलक। तुम्हें पता है मेरा क्या हाल हो गया था? सच में? उठ। इतना कह के अनिरुद्ध ने फलक के चेहरे को चूम लिया था। फलक अनिरुद्ध को घूरते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी वजह से मेरी क्या हालत हुई थी। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मुझे लगा तुम नाराज होके पता नहीं कहां चले गए। फलक की बात के अनिरुद्ध धीरे से बोला, मैं कहीं नहीं गया था। मैं यहीं था और तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ के भी गया था, लेकिन तुमने देखा ही नहीं।
इसमें मेरी क्या गलती? अनिरुद्ध की बात के फलक धीरे से बोली, ठीक है सॉरी, अब मुझे माफ कर दिया ना तुमने? फलक की बात पे अनिरुद्ध उसके चेहरे को देखते हुए, और मैंने कब कहा? मैं तुमसे नाराज हूं। इतना कह के अनिरुद्ध ने फलक के होठों के किनारों को हल्का सा चूम लिया था और उठने लगा था, लेकिन तभी अचानक ही फलक ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इससे पहले अनिरुद्ध कुछ समझ पाता, फलक ने आगे बढ़ के उसके होठों को अपनी कैद में ले लिया था। अनिरुद्ध धीरे से बोला, फलक तुम्हारी तबीयत? लेकिन तभी फलक मुस्कुरा के बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं तुम्हारे करीब आने से और ठीक हो जाऊंगी। उठा, कह के फलक ने अनिरुद्ध की गर्दन पे अपने होंठ चलाने शुरू कर दिए थे। अनिरुद्ध गहरी सांस लेते हुए बोला, फलक तुम मेरी बात समझने की कोशिश। लेकिन फलक के उसको अपनी तरफ खींच लिया था। अनिरुद्ध धीरे से बोला, क्या तुम इन सब के लिए तैयार हो फलक? अनिरुद्ध की बात पे फलक गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ मैं तैयार हूं और मैं ये चाहती हूं, मुझे तुम्हारी करीबी चाहिए। फलक की बात पे अनिरुद्ध अपनी उंगली से उसका चेहरा राव करते हुए बोला। लेकिन अनिरुद्ध की बात पूरी नहीं हुई थी जब फलक उसके और करीब आ गई थी, और फिर अनिरुद्ध का कंट्रोल भी खुद से छूट गया था और दोनों एक दूसरे पे टूट पड़े थे। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पे पड़े हुए थे और अनिरुद्ध फलक की बॉडी पे अपने प्यार के निशान बना रहा था। फलक गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अनिरुद्ध उसके होठों को चूमते हुए बोला, तो तुम हमारा रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो? अनिरुद्ध की बात पे फलक ने उसको किस करके हाँ में जवाब दिया था, और फिर एक ही पल में दोनों के बीच की दूरियां मिट चुकी थीं और दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। कुछ देर बाद फलक की सांसों और आवाजों से कमरा गूंजने लगा था और दोनों के बीच की दूरियां मिट चुकी थीं। आखिर क्या करेगी अब जेनी? क्या पहचान पाएगा रुद्राक्ष जेनी को? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।